So in today's lecture, we'll be gonna studying the last chapter of the first year chemistry, that is the electrochemistry. और इसके बाद हम अपना सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री पर आ जाएंगे और इंशाल्लाह उसको ख़त्म करेंगे. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक बहुत कॉन्सेप्चुअल और एक बहुत जो है मतलब अंडरस्टैंडिंग बेस पर और न्यूमेरिकल्स बेस पर होता है और ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूजन्स भी होती हैं बच्चों को. थोड़ा मुश्किल चैप्टर है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा मतलब कैलकुलेशंस हैं और कुछ मतलब ऐसे रिएक्शंस हैं जिनको हमें खुद बैलेंस करना पड़ता है, केमिकल इक्वेशंस को न्यूमेरिकली बैलेंस करना पड़ता है. सो इट्स अ डिफ़िकल्ट चैप्टर. मगर क्योंकि जब मैं अपने AQ के टेस्ट में प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इसको जिस तरीके से पढ़ा तो मैं भी आपको उसी तरीके से पढ़ाऊँगा. और PMDC में जो इसकी बातें हैं वो अलग लिखी हुई हैं और जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो ऐसे ही पढ़ाऊँगा कि सारा SLO आपका इससे कवर हो जाए जो हमने आज PMDC के सिलेबस में पढ़ना है. तो कोशिश यही होगी कि इंशाल्लाह इस चैप्टर की हर एक चीज़ को हम डिटेल में पढ़ें, चाहे कितना भी लेंथी हो मगर उसको समझेंगे अच्छी तरह. सो इसके बाद हम सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो ये मैं अपने नोट्स से पढ़ाऊँगा जो मैंने अपने नोट्स प्रिपेयर किए थे उससे, ताकि आपको समझने में आसानी हो. सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स. नंबर वन वी हैव वोल्टेक सेल और गैल्वानिक सेल. गैल्वानिक सेल. सो इन दोनों में जो मतलब ये एक ही सेल का नाम है. वोल्टेक सेल भी एक है और गैल्वानिक सेल भी एक है और इनके जो रिएक्शंस होते हैं ये स्पॉन्टेनियस एनर्जी होती है, स्पॉन्टेनियस एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. अच्छा, स्पॉन्टेनियस एनर्जी का मतलब क्या है मैं बताता हूँ. स्पॉन्टेनियस एनर्जी मीन्स दे प्रोड्यूस्ड एनर्जी एंड थस दे हैव अ पॉजिटिव साइन. ठीक है ना. सो ये वोल्टेक या फिर गैल्वेनिक सेल की प्रॉपर्टी होती है दैट दे प्रोड्यूस स्पॉन्टेनियसली एनर्जी एंड दे हैव अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. वो आगे बताऊंगा क्या होती है. एक सेल होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. सो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या होता है, इसका रिवर्स होता है, रिवर्स ऑफ द अबव्स. यानी कि स्पॉन्टेनियस एनर्जी नहीं होती, यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ती है, हमें स्टिमुलेट करना पड़ता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर. सो यहाँ पे हमें मतलब एनर्जी जो है हमें देनी पड़ती है. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नेगेटिव्स इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है. ठीक है ना. सो कुछ टर्म्स होती हैं हमारे पास. सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं ऑक्सीडेशन, जिसमें होता है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस, और एक अदर वी हैव अ टर्म दैट इज़ रिडक्शन. सो दैट इज़ द इलेक्ट्रॉन गेन, इलेक्ट्रॉन को हासिल करना. ठीक है ना. सो ये सब होता है हमारे पास ऑक्सीडेशन में और रिडक्शन में. अब मेरे पास एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ रिएक्शन, जो कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए. और हाफ लाइफ रिएक्शन को एक और नाम देते हैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. तो कभी कभार हमें स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ अ रिएक्शन कैलकुलेट करने को कहा जाता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हाफ लाइफ रिएक्शन बनाऊंगा जिंक और कॉपर का. सो वी हैव अ जिंक पॉजिटिव 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया. सो इट बिकम जिंक मेटल, यानी कि जिंक कैटाइन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और जिंक मेटल बन गया. इसी तरह कॉपर प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और बन गया कॉपर मेटल. तो जिंक की जो नेगेटिव स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल थी दैट इज़ -0.76 वोल्ट्स, और जो कॉपर की नेगेटिव सेल पोटेंशियल थी स्टैंडर्ड दैट वाज द पॉजिटिव 6.34 वोल्ट्स. ठीक है ना. अब मेरे पास क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट, क्योंकि मैं इसमें मेन बातों पर आऊँगा, ज़्यादा लंबी नहीं करनी है मुझे, हर चीज़ को अच्छी तरह समझाना है. सो कैलकुलेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द अबव ऑक्सीडेशन रिएक्शन. सो ये जो मेरे पास अबव ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, तो इसको क्या कहते हैं, मुझे बताना है कि ये इसकी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होनी चाहिए. देखो, ये जो इसकी इंडिविजुअल पोटेंशियल्स थी सेल पोटेंशियल, अब मुझे मालूम करनी है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल. तो उसके लिए मेरे पास एक प्रोसेस है. सबसे पहले अगर आप PMDC में कोई MCQs देखोगे तो आप अगर ऐसा क्वेश्चन देखोगे तो आप एक चीज़ लिखोगे अपने पास या नोट कर लोगे, रिवर्स द जिंक रिएक्शन. हमें दोनों की पॉजिटिव चाहिए वैल्यू. जैसे कि जिंक की नेगेटिव है
तो जिंक की नेगेटिव है तो मुझे जिंक की पॉजिटिव चाहिए, -0.76 से मुझे प्लस में चाहिए, तो उसके लिए मैं रिवर्स कर दूंगा जिंक का पूरा रिएक्शन टू गेट द पॉजिटिव रिएक्शन वैल्यू। सो अगर मैं बात करूं जिंक की, तो जिंक विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप ये देख सकते हैं मैंने ये ऊपर वाला रिएक्शन को रिवर्स कर दिया, ये वाली वैल्यू मैंने पहले लिख दी फर्स्ट और ये वाली वैल्यू मैंने सेकंड लिख दी, यानी कि रिएक्टेंट जो थे मैंने पहले प्रोडक्ट्स में लिख दिया और जो प्रोडक्ट था वो मैंने रिएक्टेंट में लिख दिया। तो अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव 0.76 वोल्ट्स, बिल्कुल सही है। और जब इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन हुई ना यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया ऑक्सीडेशन अकर्स इन दिस रिएक्शन। अब कॉपर का तो रिएक्शन वैसे ही रहेगा, Cu+2 उसमें तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, +2E माइनस और कॉपर, तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, तो यहाँ पर क्या हो गई, रिडक्शन, क्योंकि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की गेनिंग होती है और इसकी ऑलरेडी +0.34 वोल्ट्स थी पोटेंशियल। सो अब मैं इसका नेट रिएक्शन कैसे लिखूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैंसिल हुए और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से कैंसिल हुए। जब 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए तो जिंक का मैंने जिंक ऐसे ही लिख दिया, प्लस कॉपर का मैंने रिएक्टेंट जो कॉपर में था +2 मैंने वैसे ही लिख दिया। प्रोडक्ट्स में जिंक +2 था मेरे पास यहाँ पर और यहाँ पर कॉपर का मेटल था, तो मैंने कॉपर का मेटल एज इट इज लिख दिया। सो दिस इज द नेट रिएक्शन। और नेट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ द सेल क्या होगी, 0.76 प्लस 0.34, आई विल गेट 1.10 वोल्ट्स। दिस इज द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल ऑफ दिस रिएक्शन। और ये हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को बैलेंस करने का तरीका निकाला कि पॉजिटिव में वैल्यू चाहिए तो हम किस तरह हाफ लाइफ रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। सो दिस वाज द मेथड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, बल्कि यहीं लिख देता हूँ मैं, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस मस्ट बी 1 मोल पर लीटर या dm³ फॉर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को E0 से डिनोट करते हैं। तो कंडीशंस क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ आयंस मस्ट बी 1 मोल। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल सबका था। तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के लिए हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस मस्ट बी 1 मोल्स पर लीटर या पर dm³। अच्छा, रिडक्शन की एक और बात है जो मैं बताता हूँ। जब भी आपके पास रिडक्शन रिएक्शन होगा तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जो है आपके पास गेन होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस से मैंने यहाँ लिखा है कॉपर के रिएक्शन में Cu+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज मस्ट बी ऑन द लेफ्ट इक्वेशन। आप देख सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पर लिखे हुए थे, राइट साइड पर नहीं लिखे हुए थे। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रिडक्शन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, समझना अच्छी तरह इसको। सो अब मैं एक जो है सेल बना रहा हूँ उसकी डायग्राम। सो लेट्स कंसिडर द डायग्राम ओवर हेयर एंड ये एक इलेक्ट्रोड डायग्राम है, तो उसको पूरा बनाना पड़ेगा मुझे और आपको समझाना पड़ेगा। मेरे साथ साथ इसको नोट करते जाओ डायग्राम को। दोनों सेम इलेक्ट्रोड्स हैं। अच्छा जनाब, ये तो मैंने आपके सामने इलेक्ट्रोड डायग्राम बना दिया। सो इस साइड पर मैंने लिया एनोड लेफ़्ट साइड पर और राइट साइड पर मैंने लिया कैथोड। अब एक बात याद रखना जो मैं बता रहा हूँ अभी, ये जो मैंने आपके सामने बनाया है दैट इज़ द वोल्टेक सेल और या फिर गैल्वेनिक सेल। सो वोल्टेक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल में एनोड पर हमेशा क्या होती है, ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा क्या होती है, रिडक्शन। ये याद रखना, वोल्टेक और गैल्वेनिक सेल की बात कर रहा हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। सो एनोड में ऑक्सीडेशन होती है। अगर चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने बनाया है गैल्वेनिक सेल या फिर वोल्टेक सेल। तो यहाँ पर हमेशा एनोड में क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड में रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एनोड में याद कर लो एनॉक्स, एनॉक्स याद रख लो तो आपको याद आ जाएगा पेपर में कि एनऑक्स। वोल्टेक या फिर गैल्वेनिक सेल में एनॉक्स का मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो ऑटोमेटिकली कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म होती है, स्ट्रेटजी होती है याद करने की। सो
एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, कैथोड पर रिडक्शन। तो इसका एक और मतलब है कि एनोड पर लॉस मासेस, एनोड पर लॉसेस ऑफ मास होता है, किसी भी आयन का मास लूज होता है। तो कैथोड पर क्या होगा, गेन ऑफ मास, जैसे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है रिडक्शन में। ये बात भी समझ आ गई। तो अब ये गैल्वेनिक सेल में मैंने ये सॉल्यूशन लिया और इस सॉल्यूशन के अंदर मेरे पास जो इमर्स चीज़ थी दैट वाज इन द एनोड, इट वाज जिंक प्लस 2 आयंस। और कैथोड में मैंने रिडक्शन होती है तो मैंने Cu प्लस 2 कॉपर आयन, कॉपर मेटल बना। यानी कि एनोड पर जिंक प्लस 2 का कैटाइन इमर्स था सॉल्यूशन के अंदर, और एनोड पर और कैथोड पर कॉपर प्लस 2 आयन से बना कॉपर मेटल, क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन होती है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से मेटल बनता है। तो इस इलेक्ट्रोड में मेरे पास जिंक था, तो इस जिंक ने क्या किया, एनोड था, ऑक्सीडेशन हुई थी, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए। 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड में होता है गैल्वेनिक सेल में, याद रखना। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो वोल्टेज या गैल्वेनिक सेल में एनोड टू कैथोड होता है। तो यहाँ पर आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स जिंक के गए और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके यहाँ पर आ गए जिंक के। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयन को मिल गया, और कॉपर आयन आपका किस में कन्वर्ट होगा, कॉपर मेटल में। आसान बात थी, कोई मुश्किल वाली बात नहीं थी। तो जिंक प्लस 2 ने जो कैटायन था, जिंक प्लस 2 कैटाइंस मेरे पास चले गए कैथोड के अंदर मूव करने चले गए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द जिंक कैथोड एनोड मेरे पास कैथोड की तरफ मूव करने चले गए। सो इसके साथ साथ मैं लिख सकता हूँ कि एनाइन जो मेरे पास होते हैं, एनाइंस गैल्वेनिक सेल में कहाँ फ्लो करते हैं, एनोड पर, और कैटाइंस मेरे पास कहाँ फ्लो करते हैं, कैथोड पर। C फॉर कैटाइंस तो वो कैथोड पर फ्लो करेंगे, और A फॉर एनाइंस तो वो एनोड पर फ्लो करेंगे। याद रख लेना कि शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। सो एनाइंस एनोड पर फ्लो कर रहे हैं और कैटाइंस कैथोड पर फ्लो कर रहे हैं इन द वोल्टेज और गैल्वेनिक सेल। सो अगर मैं एग्जांपल लूँ सल्फर SO4 2 माइनस की, तो ऐसे एनाइन है ना ये, तो ये लेफ्ट साइड यानी कि एनोड पर मूव कर रहा है। अब ये मेरी मर्ज़ी है, मैं एनोड लूँ राइट पर लूँ या कैथोड राइट पर लूँ लेफ्ट पर लूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। मगर याद रखना गैल्वेनिक और वोल्टेज सेल में एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है, लॉस ऑफ मासेस होता है, कैथोड में रिडक्शन होती है, गेन ऑफ मासेस होता है। कैटाइंस हमेशा कैथोड की तरफ मूव करते हैं, एनाइंस हमेशा एनोड की तरफ मूव करते हैं। सो ये बात थी। सो इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव एनोड टू कैथोड। कैथोड का साइन होता है नेगेटिव और एनोड का साइन होता है पॉजिटिव, अगर हम वोल्टेज और गैल्वेनिक सेल की बात करें। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से फ्लो करते हैं, पॉजिटिव एनोड से टू नेगेटिव कैथोड तक। ये बात याद हो गई। अब फॉर एग्जांपल मैंने कि जो सॉल्यूशन लिया है पानी का, इसके अंदर एक चीज़ थी दैट वाज, सॉल्यूशन में मेरे पास क्या सब इमर्स था, दैट वाज जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट के सॉल्यूशंस थे। एनोड पर जिंक सल्फेट था, कैथोड पर कॉपर सल्फेट था, ठीक है। तो अब इसका रिएक्शन लिखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक प्लस, मतलब जिंक सॉलिड था, प्लस कॉपर 2 प्लस मेरे पास एक्वस फॉर्म में था। अच्छा, जब भी मेरे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आयंस की बात होगी ना, चाहे वो जिंक प्लस 2 हो या कॉपर प्लस 2 हो या सल्फेट माइनस 2 हो, हमेशा वो एक्वस फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, एक्वस फॉर्म में। जब भी मैंने जिंक को सॉलिड लिखा, मगर जो आयन था मेरे पास उसको मैंने एक्वस फॉर्म में लिखा। इट विल बिकम जिंक प्लस 2 आयन विच विल बी इन द एक्वस सॉल्यूशन, और कॉपर सॉलिड आयन, सॉलिड मेटल। आप देख सकते हो कॉपर सॉलिड मेटल बना और जिंक प्लस 2 आयन मेरे पास बना यहाँ पर इक्वेशन में। तो ये मैंने एक इक्वेशन लिखी पूरी रिएक्शन की। सो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी प्योर एलिमेंट, अगर मेरे पास एक प्योर एलिमेंट है तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, हमेशा 0। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ऑक्सीजन एटम है तो ये अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन एटम की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, 0। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है मैं बाद में बताऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखो, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एनी प्योर एलिमेंट इज 0।
जैसे कि कॉपर यहाँ पे प्योर एलिमेंट है Cu, तो कॉपर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी प्योर फॉर्म में 0। तो याद रखना ये बात। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल जिंक सॉलिड था मेरे पास प्लस कॉपर 2 प्लस आयन था विच वॉज इन द एक्वस फॉर्म। ये मेरे पास बना जिंक प्लस 2 में और कॉपर सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। सो ये बताओ जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए थे या नहीं किए थे? किए थे। सो जिंक क्या हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। अब ये बताओ कि कॉपर प्लस 2 आयन ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए थे या नहीं किए थे कॉपर बनने के लिए मेटल? बिल्कुल किए थे, तो ये हुआ रिड्यूस्ड। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, जो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड होती है यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करती है, जैसे कि जिंक ने किया 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, तो उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि उसने अपने आप को रिड्यूस कर दिया। और कॉपर जो था वो रिड्यूस तो हुआ मगर उसने अपने आप को ऑक्सीडाइज कर दिया, सो इट विल बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जो चीज़ जिस पर रिडक्शन हो रही होती है, रिडक्शन, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड हो रही होती है उसे क्या कहते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। ये इंपॉर्टेंट बात याद कर लो, इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी कि अगर जिंक ने प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास लॉस किए, बाहर निकाल दिए अपने, सॉरी इस तरह निकाल दिए, तो जिंक तो हो गया ऑक्सीडाइज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया। मगर क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं, दैट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसने अपने आप को रिड्यूस कर दिया। अब कॉपर प्लस 2 था तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और ये बना कॉपर मेटल। तो कॉपर जब यहाँ पे रिडक्शन हुई ना, कॉपर तो रिड्यूस्ड हो गया क्योंकि इसने गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किए तो यानी कि इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने अपने आप को जो है ऑक्सीडाइज करवा लिया, ठीक है ना। सो ये बात याद रखो, जहाँ पर रिडक्शन हो रही होती है दैट इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है दैट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, इसको एक और तरीके से मैं बताऊँ इसका कॉन्सेप्ट। देखो, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, चलो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीडाइज में मुझे पता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो क्या जिंक ने अपने आप को रिड्यूस नहीं किया? किया ना भाई, जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया तो जिंक का तो मास कम हो गया। जिंक ने कहा भाई मैं तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, मैंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिए, हालांकि मैं ऑक्सीडाइज हुआ हूँ, ठीक है। तो ये बताओ, कॉपर ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए तो कॉपर बन गया। तो कॉपर ने बोला यार मैं इसलिए कॉपर बन गया क्योंकि मैं रिड्यूस्ड हुआ, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। तो जब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ ना। हालांकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है, मगर कॉपर ने इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया तो रिडक्शन हुई। मगर जिंक ने कहा था कि मैं तो रिड्यूसिंग एजेंट हूँ। तो कॉपर ने कहा जब जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है तो मैं फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हूँ, हालांकि मैंने अपने अंदर रिडक्शन करवाई। सो ये कॉन्सेप्चुअल बात याद रखो। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बातें बताने जा रहा हूँ उसको घोल कर पी लो, क्योंकि उसके बगैर आप इस चैप्टर को नहीं। सो मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट। मेटल्स होते हैं हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट, यानी कि वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, सही है। मेटल आयंस जो होते हैं जैसे कि कॉपर प्लस 2, जिंक प्लस 2, वो हमेशा होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है भाई, यानी कि वो उनके पास रिडक्शन हो रही होती है। सो नॉन मेटल्स जो होते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन वगैरह, क्लोरीन F2, क्लोरीन 2, ऑक्सीजन, तो ये क्या होते हैं? ये हमेशा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, यानी कि इन पर भी हमेशा रिडक्शन हो रही होती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। सो अब अगर मैं आपके सामने एक वैल्यू लिखूं, फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लिख देता हूं मैं, मुझे उसके बारे में बताना कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास मैग्नीशियम प्लस 2 आयन है और मेरे पास जो है लेड मेटल है। तो अब ये बताओ इन दोनों में से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? अकॉर्डिंग टू दिस टर्म जो मैंने लिखी कि मेटल आयंस जिनके ऊपर चार्जेस होते हैं दैट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो मैग्नीशियम +2 क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सही है भाई। और लेड क्या हुआ, जो कि मेटल है, इट इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। तो अगर लेड मेरे पास रिड्यूसिंग एजेंट है तो यहाँ पर क्या हुई, ऑक्सीडेशन, यानी कि या फिर ये हुआ ऑक्सीडाइज्ड, और मैग्नीशियम +2 मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, तो ये क्या हुआ, रिडक्शन हुई यहाँ पर, यानी कि ये हुआ रिड्यूस्ड। तो ये जो घुमा फिरा के मैंने एक बात बताई है ना, यही सबसे ज़्यादा है कॉन्सेप्चुअल समझने की नहीं है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, इसको बस याद कर लो तो पूरा पेपर हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, जो मैंने बॉक्स में हाईलाइट किया। एक टर्म्स होती है गिब्स फ्री एनर्जी, जो मैंने डेल्टा गिब्स G0 बनाया है, दैट इज़ कॉल्ड द गिब्स फ्री एनर्जी, and it is called the definition wise an electrical work, एक ऐसा electrical work that 1 mole, जो कि 1 mole of an electron, इलेक्ट्रॉन का 1 मोल कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द गिब्स फ्री एनर्जी। जैसे कि ये इलेक्ट्रॉन है तो इसका 1 मोल है, सो ये कितना वर्क कर सकता है, दैट इज़ कॉल्ड द गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है ना, ये टर्म है मेरे पास, MCQ के लिए याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं और एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन दैट इज कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द बिलो रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रहा हूँ मैं, जिंक ने Zn+2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए, और कॉपर +2 ने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके बन गया आपके पास कॉपर आयन, कॉपर मेटल। सो इसके लिए जो मुझे इलेक्ट्रो सेल पोटेंशियल दी हुई स्टैंडर्ड, दैट इज़ द 1.1 वोल्ट, हमने निकाली थी वैल्यू। सो गिब्स फ्री एनर्जी की जो बात होती है, और मैं एक फार्मूला लिख रहा हूँ, इट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, जो मैंने साइन बनाया डेल्टा G0, दैट इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। सो इसका जो फार्मूला होता है दैट इज़ -n और इंटू फेरेडेज कांस्टेंट इंटू इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अब ये बताओ, जो मेरे पास, एक मिनट, अब ये बताओ कि -n क्या है यहाँ पर। फेरेडेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है मैं बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें दी हुई है, सेल पोटेंशियल सॉरी। अब ये देखो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है रिएक्शन में, एक ये रहा और एक ये रहा, सही है ना। तो इनके साथ क्या, कौन सी मोलर कंसंट्रेशन है, 2 मोल्स लगे हुए हैं ना, 2 मोल्स, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ 2 वैल्यू है। सो दिस इज़ द n, सो -2 वी विल राइट ओवर हेयर। और फेरेडेज कांस्टेंट की वैल्यू होती है 96485 कूलम्स, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 1 सेल पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल सॉरी, 1.1 वोल्ट। अगर मैं सबको कैलकुलेट करूँगा तो आई विल गेट एन आंसर -2122267 किलो जूल्स पर मोल। हालांकि ये न्यूमेरिकल आता नहीं है कैलकुलेट करने के लिए, मगर फिर ये बताना ज़रूरी है मेरे लिए। अच्छा, अब स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल मेरे पास है प्लस, तो उसका मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है क्योंकि गैल्वेनिक सेल है, और इसके लिए जो गिब्स फ्री एनर्जी होगी दैट विल बी माइनस। आप देख सकते हो गिब्स फ्री एनर्जी यहाँ पर माइनस में आई है, क्योंकि गैल्वेनिक सेल की जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है दैट इज़ ऑलवेज माइनस एंड द सेल इज़ स्पॉन्टेनियस एंड पॉजिटिव। सो द रिएक्शन ओवर हेयर प्रोडक्ट फेवर, केमिकल इक्विलिब्रियम का याद आया, रिएक्शन ओवर हेयर विल बी प्रोडक्ट फेवर, ठीक है ना। और यहाँ पर जो K की कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज़ ग्रेटर दैन 1, ओके, और रिएक्शन विल बी प्रोडक्ट फेवर। इसी के साथ साथ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल अगर आपकी माइनस में हो तो दैट इज़ द नॉन स्पॉन्टेनियस एंड इट मीन्स दैट इट इज़ द इलेक्ट्रोलिटिक सेल, एंड द गिब्स फ्री एनर्जी फॉर दिस रिएक्शन इज़ पॉजिटिव एंड इट मीन्स दैट दिस रिएक्शन इज़ द रिएक्टेंट फेवर, F है ये, और फॉर दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज़ लेस देन 1,
सो ये भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये वाली वैल्यू भी। आगे बढ़ते हैं। सो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक के है और इस के की वैल्यू यहाँ पर है E माइनस डेल्टा गिब्स फ्री एनर्जी इंटू RT अपॉन RT, सॉरी। तो के की अगर मैं बात करूँ, मुझे अगर E की वैल्यू फाइंड करनी है, तो E माइनस गिब्स फ्री एनर्जी मैंने इस रिएक्शन की क्या मालूम की है, -21227 फॉर द अबव रिएक्शन, और ओवर जनरल गैस कांस्टेंट याद है 8.3145 वाला मैंने बताया था गैस इक्वेशन में, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन केल्विन एंड इट विल बी 298 केल्विन। So for this reaction K is greater and the value is 1.607 into exponent 37 and is much greater than 1. So K is greater than 1, so it will be product favored. And for this reaction the positive sign will be spontaneous, it means it is a galvanic cell, spontaneous, and the Gibbs free energy negative थी, so that it is the product favored. So बस ये याद कर लो, अगर कभी MCQ में आए तो आप इसको लिख सकते हो। सो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म बताने जा रहा हूँ मैं, सो दैट इज़ वी हैव सेल नोटेशन। PMDC ने खास तौर पर इसको इंक्लूड करवाया कि सेल नोटेशन बच्चों को आनी चाहिए फॉर द अबव रिएक्शन। सो सेल नोटेशन क्या होती है मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं रिएक्शन लिख दूँ पूरा। जिंक बना जिंक +2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और कॉपर बना आपका +2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर कॉपर मेटल, ठीक है ना। तो ये तो मैंने आपके सामने इक्वेशन दिखा दी। सो अगर मैं इसकी नेट इक्वेशन लिखूं फॉर द अबव रिएक्शन, याद है मैंने क्या निकाली थी इससे पहले, जिंक सॉलिड था और कॉपर मेरे पास +2 था और एक्वस सॉल्यूशन था, और ये मेरे पास बना था जिंक +2 के अंदर और कॉपर सॉलिड के अंदर। याद है मैंने जो पहला इक्वेशन लिखी थी दैट वाज दिस, कि जिंक सॉलिड था। फॉर एग्जांपल चलो नहीं लिखी थी मैंने, आपको क्वेश्चन में दी होगी PMDC में कि आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है, फॉर सपोज दिस जिंक सॉलिड प्लस कॉपर मेटल आयन एक्वस सॉल्यूशन में बना जिंक +2 में और कॉपर सॉलिड में। अब कहा गया कि इस रिएक्शन की सेल नोटेशन लिखो। अब ये सेल नोटेशन क्या होती है, आओ देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा जिंक सॉलिड एज इट इज, जैसा था, उसको मैंने एक लाइन डाली। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन डाली स्ट्रेट, और मैंने लिखा जिंक मेटल आयन +2 जो यहाँ पर था, ठीक है ना। अच्छा, ये कॉपर +2 तो एक्वस फॉर्म में था, मैंने बताया था आयन हमेशा एक्वस फॉर्म में होता है, जिंक सॉलिड फॉर्म में था। यहाँ पर जिंक आयन क्या होगा, एक्वस फॉर्म में, और कॉपर क्या था, सॉलिड फॉर्म में। तो जिंक सॉलिड तो मैंने एज इट इज लिखा, जिंक +2 भी मैंने एज इट इज लिखा, और इसके साथ मैंने लिख दिया एक्वस, ठीक है। सो जिंक +2 एक्वस फॉर्म में था और जिंक सॉलिड फॉर्म में था, तो मैंने दोनों के दरमियान लाइन डाल दी, मगर मैंने पहले क्या लिखा, सॉलिड, और बाद में क्या लिखा, एक्वस। चलो भाई लिख दिया, और मैंने डबल लाइन डाल दी, चलो भाई ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, जिंक ने जब 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लॉस किए, तो यहाँ पर क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। तो सबसे पहले मैं सेल नोटेशन में क्या लिखूँगा, ऑक्सीडेशन वाला मेथड। तो जब जहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई थी यानी कि जिंक में हो रही थी, कॉपर में तो नहीं हो रही थी, तो मैंने कॉपर की जगह जिंक को पहले लिखा और जिंक सॉलिड को पहले लिखा, और फिर एक्वस को लिखा, और दोनों के दरमियान लाइन डाली और डबल लाइन डाल दी। डबल लाइन डालने के बाद कॉपर +2 आयन लिखा मैंने एक्वस फॉर्म में, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर एक्वस फॉर्म में था पहले, और प्लस साइन डाल के मैंने लिखा कॉपर सॉलिड फॉर्म में, लिख दिया। तो यहाँ पर क्या हो रही थी, इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, तो हियर आई विल गेट अ रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो रही थी, रिडक्शन। सो दिस इज कॉल्ड द सेल नोटेशन। समझ आया? दोबारा एक दफ़ा बना लेते हैं इसको बगैर देखे। अगर मेरे पास रिएक्शन है जिंक सॉलिड का प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस का, और ये बना मेरे पास जिंक +2 और इट इज़ इन द एक्वस फॉर्म, और मेरे पास बना कॉपर सॉलिड फॉर्म में। तो इसके लिए सेल नोटेशन क्या होगी, जहाँ पर सबसे पहले ऑक्सीडेशन, ऑलवेज इन द सेल नोटेशन वी विल राइट ऑक्सीडेशन फर्स्ट। तो ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है, जिंक में। तो जिंक सबसे पहले मैंने सॉलिड लिखा, फिर मैंने जिंक फिर मैंने एक लाइन डाली बीच में, फिर मैंने जिंक को लिखा एक्वस फॉर्म में, और इसके ऊपर मैंने मेटल का साइन बना दिया +2 विच इज़ अ कैटाइन। यहाँ पर मैंने डबल लाइन डाली, और फिर मैंने लिखा कॉपर +2 इन द एक्वस फॉर्म,
और फिर मैंने लिखा कॉपर इन द सॉलिड फॉर्म। सो हेयर आई गॉट माई सेल नोटेशन। सो ये हम इस तरीके से हम सेल नोटेशन लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सो आगे मेरे पास एक क्वेश्चन है एंड दैट क्वेश्चन इज़ द विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एंड reducing agent. Which one among the following is the strongest oxidizing and the reducing agent? तो ये मेरे पास क्वेश्चन है। सबसे पहले तो वो वाली बात याद कर लो जो मैंने बताई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल आयंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और नॉन मेटल्स आयन आर ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर वही बात आपके काम आएगी, मगर उसके साथ एक और चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आई हैव एल्यूमिनियम 3+ आयन plus 3 electrons, it becomes aluminium, and the cell potential for this reaction is -1.66 volt. and अगर मुझे ऐसे कि आयरन दिया है Fe2+ और 2 इलेक्ट्रॉन्स और ये बना आयरन और इसकी पोटेंशियल है -0.44 वोल्ट्स। कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए और ये बना कॉपर आयन मेटल और इसकी है +0.34 वोल्ट्स। सिल्वर प्लस इलेक्ट्रॉन बना सिल्वर मेटल, ठीक है ना, और इसकी सेल पोटेंशियल है +0.80 वोल्ट्स। सो अब मुझे ये बताओ कि इसमें इस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो इसके दो तरीके हैं। वैसे तो यहाँ पर उन दो में से एक ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें हमें जो दी हुई हैं, दैट ऑल द रिएक्शंस आर रिडक्शन रिएक्शन, सारे हमें रिडक्शन रिएक्शंस दिए गए। अब सारे तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, जब सारे रिडक्शन, जब सब में रिडक्शन हो रही है तो सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकते हैं, मगर नहीं। -1.66 वोल्ट सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, देखा जाए तो -0.44 से भी, ठीक है ना। तो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, अगर मैं इसका रिएक्शन को रिवर्स कर दूं कि एल्यूमिनियम ने एल्यूमिनियम 3+ को किया और +3 इलेक्ट्रॉन्स किए, अगर मैं इस वाले रिएक्शन को रिवर्स कर दूं तो मेरे पास ये वाला रिएक्शन बनेगा। तो इसके साथ साथ मेरे पास इसकी इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल चेंज हो जाएगी, यानी कि ये +1.66 वोल्ट हो जाएगी। सो अब ये बताओ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेल पोटेंशियल किसकी है रिवर्स करने के बाद? रिवर्स करने के बाद तो ऑब्वियस है +1.66 वोल्ट ही आ रही है ना। अगर मैं 0.44 करूँ तो मेरे पास +0.44, वो भी कम है 1.66 से। +0.4 को अगर मैं माइनस कर दूँ रिवर्स तो ये कम है, -0.80 भी कम हो जाएगी। तो +1.66 वोल्ट सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है। सो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है दैट वी हैव अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना, दैट वी हैव अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब मेरे पास बची एक लास्ट टर्म, ये तीनों बचे मेरे पास। तो इन तीनों में से हाईएस्ट किसकी ज़्यादा है सेल पोटेंशियल? +0.80 वोल्ट्स। तो जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है, क्योंकि अगर आप देखो सिल्वर यहाँ पर +0.80 वोल्ट्स ले रहा है ज़्यादातर, तो यहाँ पर सिल्वर क्या होगा, इज़ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ से एक बात पता चली कि एल्यूमिनियम जो है ये मेटल है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है, मैंने बताया था। सिल्वर मेरे पास मेटल आयन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सो एक और इसकी एग्जांपल करा के समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या किया। अनदर एग्जांपल वी हैव मैग्नीशियम +2 gains 2 electrons, it becomes magnesium ion, sorry metal. Zinc +2 electrons, it becomes zinc metal. Lead +2 electrons, it becomes lead metal. यहाँ पर -2.37 वोल्ट है सेल पोटेंशियल मैग्नीशियम की, -0.6 वोल्ट है जिंक की, -0.13 वोल्ट है लेड की, ठीक है ना। सो अब वही बात आ गई, अगर मैं मैग्नीशियम के रिएक्शन को रिवर्स कर दूँ तो मेरे पास हाईएस्ट मैग्नीशियम की वैल्यू आ रही है +2.37। देख लेते हैं Mg +2 और +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर प्लस हो गया ये
सो इट बिकम्स स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया मेरे पास? मैग्नीशियम वाला, मैग्नीशियम रिएक्शन। और अब बचा दो, -0.76 और -0.13 वोल्ट्स, ठीक है ना। सो इसमें से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी होनी चाहिए? अब गौर से सुनना, -0.76 ज़्यादा बड़ी वैल्यू है या -0.13 वोल्ट ज़्यादा बड़ी वैल्यू है? गौर से देखो, बड़ी वैल्यू माइनस में होती है -0.13 और -0.76, तो बड़ी कौन सी होगी वैल्यू? जब भी माइनस किसी के साथ लगा होता है, जो असल में बड़ी वैल्यू क्या है? 0.76। मगर इसके साथ लगा हुआ है माइनस, तो ये हो गई सबसे ज़्यादा कम वैल्यू और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू हो गई मेरे पास -0.13। सो -0.13 इज़ द लीस्ट नेगेटिव, ये कम नेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू द -0.76 जो कि ज़्यादा नेगेटिव है। तो लेड +2 वी हैव ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से मैं जो हूँ इसको फाइंड कर सकता हूँ। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं और दोबारा समझते हैं इसको, ठीक है। सो आई हैव अनदर रिएक्शन, सो इट इज़ फॉर द नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के जो एनायंस होते हैं, एनायन, वो हमेशा होते हैं रिड्यूसिंग, यानी कि वो हमेशा होते हैं रिड्यूसिंग, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो अगर मैंने वो बात बताई थी कि मेटल्स जो होते हैं रिड्यूसिंग होते हैं, मेटल आयंस जो होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग। मगर नॉन मेटल्स अगर एनायन हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, तो वो क्या होगा? रिड्यूसिंग। आधी बात तो मैंने यहीं पे हल कर दी। तो एग्जांपल देखो, आयोडीन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए, 2 आयोडाइड बना, तो 0.54 इसकी सेल पोटेंशियल थी। ऑक्सीजन ने 4 प्रोटॉन्स लिए और उसके साथ साथ 4 इलेक्ट्रॉन्स लिए, एंड इट बिकम्स 2H2O, एंड द सेल पोटेंशियल फॉर दिस -1.23 वोल्ट्स, माइनस नहीं है। क्लोरीन 2+ ने रिएक्शन में अंडरगो किया, तो इट बिकम्स 2 क्लोराइड आयंस और इसकी पोटेंशियल है 1.36 वोल्ट्स। और फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 2F और इसकी है 2.87 वोल्ट्स। अच्छा, मैं एक बात बताऊँ, ये हम सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे आगे चल के, मगर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जब भी आपको नॉन मेटल्स में कोई अगर फ्लोरीन दिया गया हो ना, तो मैं देख के ही बता दूंगा कि फ्लोरीन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। तो याद रख लो ये बात, फ्लोरीन इज़ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये देखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये जर्नल बात है। सो ऑटोमेटिकली आयोडीन जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा नीचे है और फ्लोरीन जो कि पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा ऊपर है, तो जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आयोडीन मेरे पास क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। आयोडीन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूँ नॉन मेटल्स के दरमियान की रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So I do have another question, and that is the calculate standard cell potential of the reaction. Iron +3 यानी कि फेरिक इलेक्ट्रॉन्स लिए और बना Fe2+, इसकी लिए है 0.77 वोल्ट इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल। और निकल +2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर हुआ निकल मेटल और ये हुआ -0.23 वोल्ट्स की हो गई सेल पोटेंशियल, ठीक है ना। सो इसके लिए अब मुझे क्या करना है? देखो, सबसे पहले काम करना है, वो काम ये करना है, आप एक चीज़ नोट करो, निकल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं मगर आयरन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा? डिवाइड आयरन बाय 2, मल्टीप्लाई आयरन बाय 2। सो आई विल गेट 2Fe3+ plus 2 electrons, it will become 2Fe2+, मगर इसका सेल पोटेंशियल एज इट इज रहेगा 0.77 वोल्ट्स। निकल की अगर मैं बात करूं, निकल की पोटेंशियल है नेगेटिव में, मुझे तो 0.77 की तरह इसको पॉजिटिव बनाना है। सो मैं निकल के रिएक्शन को कर दूंगा रिवर्स, निकल विल बिकम्स निकल इंटू निकल +2 सिंगल 2 आएगा प्लस और +2 इलेक्ट्रॉन्स
क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करने के लिए एक जगह के इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट पर होने चाहिए और एक जगह के इलेक्ट्रॉन्स राइट पर होने चाहिए, तभी हम कैंसिल कर सकते हैं। और इसकी मेरे पास पोटेंशियल बन गई प्लस 0.23 वोल्ट्स। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, टू इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल, आई विल गेट एन आंसर 2Fe3 प्लस विच इन द एक्वस फॉर्म, क्योंकि आयरन हमेशा एक्वस फॉर्म में होता है, आयरन निकल इज़ इन द सॉलिड फॉर्म, एंड आई विल गेट 2Fe प्लस 2 पहले लिख दो या निकल पहले लिख दो, कोई मसला नहीं है, और इट इज़ इन द एक्वस फॉर्म प्लस निकल प्लस 2, इट इज़ ऑल्सो इन द एक्वस फॉर्म। ठीक है, यहाँ नोट करो दोनों एक्वस हैं, सॉलिड वो भी नहीं है। सो अगर 0.77 को मैं प्लस कर दूँ 0.23 के साथ, तो 7 + 3 10, 1 यहाँ कैरी, 8 + 2 10, 1 यहाँ कैरी, सो आई विल गेट एन आंसर 1.00 या फिर 1.1 वोल्ट, 1.1 वोल्ट। सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। अच्छा, अब एक रिएक्शन की जो मैंने लिखे हैं सारे बातें बताई, इसके दरमियान में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मेंशन कर रहा हूँ, दैट आई हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, तो ये हमेशा क्या होने चाहिए ऑन लेफ़्ट साइड, लेफ़्ट साइड पर होंगे तो रिडक्शन होगी, मैंने बताया था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास राइट साइड पर हैं तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होती है मैंने बताया था, एनॉक्स ऑक्सीडेशन। ये मैं सारे पॉइंट्स को कंक्लूड कर रहा हूँ। और कैथोड पर फिर ऑटोमेटिकली क्या होगी, रिडक्शन। तो अब ये बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड पर हों तो रिडक्शन होगी और राइट साइड पर हों तो ऑक्सीडेशन होगी। इस रिएक्शन में से बताओ कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन, कहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ पर रिडक्शन हो रही है। इस वाले में ऑक्सीडेशन हो रही है या फिर इस वाले में रिडक्शन हो रही है। लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन किस पर है, आयरन वाले। सो लेफ्ट साइड पर इक्वेशन पे क्या हो रही है, रिडक्शन। और राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, निकल में। तो निकल में क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो इस तरीके से मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूँ वेयर द ऑक्सीडेशन इज टेकिंग प्लेस और वेयर द रिडक्शन इज टेकिंग प्लेस। अगर मुझे इस रिएक्शन की सेल पोटेंशियल बनानी हो, सेल पोटेंशियल, तो वो क्या होगी देख लेते हैं। इस रिएक्शन की सेल पोटेंशियल बनानी है जो मैंने हाईलाइट किया। सबसे आसान पहले क्या है, मुझे ये बताओ, सेल नोटेशन में ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन पहले लिखा आता है और रिडक्शन वाला ऑक्सीडेशन वाला। तो क्या मैं आयरन पहले लिखूँगा, निकल पहले लिखूँगा? भाई निकल में ऑक्सीडेशन होगी तो मैं निकल पहले लिखूँगा। सो निकल सॉलिड प्लस निकल एक्वस, और बल्कि प्लस को हटा दो, लाइन बनाओ यहाँ पर, और निकल +2 इन द एक्वस फॉर्म। डबल लाइन बनाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी निकल वाले रिएक्शन में। डबल लाइन बनाकर मैंने लिखा आयरन 3+ एक्वस फॉर्म में, और प्लस आयरन 2+ मैंने लिखा इन द एक्वस फॉर्म। और जब भी मेरे पास एक ऐसी रिएक्शन की बात हो रही हो ना जिसमें हमारे पास मतलब 2 एक्वस सॉल्यूशंस हों, यानी कि आयरन 3+ भी है और आयरन 2+ भी है, इसी के साथ अगर मेरे पास SO4 2- हो या फिर SO4 3- हो, 2 अगर मेरे पास एनायंस या कैटायंस एक साथ आ जाएं, सो मैं सेल रोटेशन में एक चीज़ और ऐड करता हूँ। दोबारा समझाता हूँ, कोई मसला नहीं। देखो मैंने इस रिएक्शन की सेल नोटेशन लिखी, निकल सॉलिड, निकल +2 एक्वस, डबल लाइन आयरन 3+, और अब इसको एक काम करो, प्लस हटा के लिख दो आयरन 2+, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो एक्वस और एक्वस कॉमन डाल दो। तो एक लाइन मैंने और बनाई, हालांकि सेल नोटेशन ख़त्म हो रही थी बगैर लाइन बनाए। अगर मैं लाइन हटा दूँ सेल नोटेशन में कंप्लीट है। मगर जब भी मेरे पास जो है 2 आयन साथ होंगे एक्वस फॉर्म में, तो मैं कुछ ऐसे नॉन रिएक्टिंग सॉलिड इलेक्ट्रोड्स लेता हूँ। नॉन रिएक्टिंग सॉलिड इलेक्ट्रोड्स यानी कि प्लेटिनियम, सही है ना, प्लेटिनियम ले लो आप। तो प्लेटिनियम सॉलिड मैंने लिया, तो प्लेटिनियम सॉलिड मैंने लिया। अच्छा, वेनेडियम भी लिख सकते हो आप, प्लेटिनियम, वेनेडियम और प्लेडियम, टाइटेनियम, ये सब आप नॉन रिएक्टिंग सॉलिड्स आप हमेशा लेते हो सेल नोटेशन में जब भी आपके पास 2 आयन्स होते हैं एक्वस फॉर्म में, जैसे कि ये। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं कोई भी नॉन रिएक्टिंग सॉलिड लाइक प्लेटिनियम, प्लेटियम, क्लेडियम,
टाइटेनियम, वेनेडियम, दीज आर द नॉन रिएक्टिंग सॉलिड इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं और इसकी एक और एग्जाम्पल करते हैं। देखो जितनी एग्जाम्पल्स करोगे उतना ही फ़ायदा होगा। सपोज आई हैव अनदर रिएक्शन एंड दैट इज़ क्रोमियम 3+ इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है ना, और +3 इलेक्ट्रॉन्स इसने लिए और ये बना क्रोमियम सॉलिड। इसकी इनिशियल सेल पोटेंशियल थी -0.74 वोल्ट्स। क्लोरीन 2 गैशियस आयन मेटल नॉन मेटल +2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर हुआ 2 क्लोराइड आयन्स इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है। और इसकी इनिशियल सेल नोटेशन थी इलेक्ट्रिक सेल पोटेंशियल थी +1.36 वोल्ट्स, ठीक है। सो अब मुझे इस रिएक्शन को बैलेंस करना है और आई हैव टू कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 3 है, तो ये माइनस कैसे कैंसिल करूँगा? ऑब्वियस है, कॉमन ले लो। 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से। तो अब 2 क्रोमियम 3+ एक्वस फॉर्म में प्लस किया 6 इलेक्ट्रॉन्स इनटू 2 क्रोमियम सॉलिड, ठीक है। मगर ये मैंने लिख दिया गलत। क्यों गलत लिख दिया? नोट करो, यहाँ पर माइनस है सेल पोटेंशियल, मुझे चाहिए पॉजिटिव इसकी तरह। तो मैं इस रिएक्शन को कर दूंगा रिवर्स। सो आई विल गेट 2 क्रोमियम सॉलिड्स विल बिकम 2 क्रोमियम 3+ एक्वस आयन्स प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, और अब मेरी जाके पोटेंशियल हुई सेल +0.74। देखा, अब लगा ना कॉन्सेप्ट। ज़्यादातर हम यही गलती कर सकते हैं पेपर में। अच्छा, सेकंड रिएक्शन को रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ऑलरेडी पॉजिटिव सेल पोटेंशियल है। सो मैं लिखूँगा 3 क्लोराइड आयन्स गैशियस फॉर्म में और +6 इलेक्ट्रॉन्स, मेरे पास 3 2 ज़ा 6 क्लोरीन आयन्स एक्वस फॉर्म में, और +1.36 वोल्ट इसकी सेल पोटेंशियल है। सो अभी से मुझे ये बता दो कि रिडक्शन कहाँ हो रही है और ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है। राइट साइड पर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम वाले में। तो राइट साइड पर जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है क्रोमियम में, ताकि हम सेल नोटेशन लिख सकें, और फिर ऑटोमेटिकली रिडक्शन कहाँ होगी? क्लोरीन में, ठीक है। यानी कि क्लोरीन में रिडक्शन हो रही है, तो कैथोड है क्लोरीन पर, यानी कैथोड पे क्लोरीन है और एनोड पे क्रोमियम है, क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कर दो, तो अब बचा 2 क्रोमियम सॉलिड्स प्लस 3 Cl2 एक्वस फॉर्म में, और एक्वस फॉर्म में नहीं, गैशियस फॉर्म में। और मेरे पास बना 2 क्रोमियम 3+ एक्वस फॉर्म में और +6 क्लोरीन एटम्स एक्वस फॉर्म में। तो +0.74 को प्लस कर दो 1.36 से, सो आई विल गेट एन आंसर ऑफ 2.10 वोल्ट्स। द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल फॉर दिस रिएक्शन इज 2.10 वोल्ट्स, ठीक है। सो अब सेल नोटेशन मैं लिखूँगा इस रिएक्शन की, तो चलो मैं इस रिएक्शन को यहाँ लिख लेता हूँ पूरा दोबारा से, कोई मसला नहीं है। 2Cr सॉलिड्स प्लस 3Cl2 गैशियस, 2Cr 3+ एक्वस प्लस 6 क्लोरीन एक्वस फॉर्म, और 2.10 इसकी वोल्ट्स स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल थी। अच्छा, जब मैं सेल नोटेशन लिखता हूँ ना किसी भी रिएक्शन की, तो उसमें मैं कोफिशिएंट्स ऐड नहीं करता, यानी कि अगर 2 क्रोमियम है तो मैं 2 नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ क्रोमियम लिखूँगा। तो ये सेल नोटेशन की खास बात है। तो अब ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही थी? क्रोमियम में, क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड पर थे, तो मैंने क्रोमियम पहले लिख दिया, क्रोमियम सॉलिड, और लाइन बनाई और क्रोमियम एक्वस आयन बना दी। यही मैंने साथ लिखा, और मैंने लिखा, अच्छा ये जो मैं 2 लाइन्स बनाता हूँ ना, ये 2 लाइन्स, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, याद कर लो। अब क्लोरीन एटम से 2 गैशियस और एक था क्लोरीन का नेगेटिव एक्वस फॉर्म में, यानी कि 2 क्लोरीन्स के आ गए, एक गैशियस फॉर्म में और एक एक्वस फॉर्म में, मगर सॉलिड कोई नहीं है। मैंने क्या बताया था? अगर 2 आयन्स हों या फिर 2 कोई ऐसी चीज़ उसमें सॉलिड नहीं हो, देखो ना, एक गैस एक एक्वस है मगर सॉलिड नहीं है, तो सॉलिड के लिए मैं क्या ऐड करूँगा?
कोई भी नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस, तो मैंने पिछले में प्लेटिनियम किया था, तो अब मैं कर दूंगा ग्रेफाइट, कार्बन का जो एलोट्रोप है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन दो हैं, कार्बन के डायमंड और ग्रेफाइट, तो मैंने ग्रेफाइट ले लिया विच इज़ द सॉलिड एंड इट इज़ द नॉन रिएक्टिंग। तो कार्बन लिख दो, एक ही बात है, चाहे वो ग्रेफाइट हो चाहे डायमंड हो। सो दिस इज़ द कंप्लीट सेल नोटेशन ऑफ द above reaction. So now we have moved on to the most difficult topic of this chapter, that is the half life ion exchange balancing chemical reactions. So this is the most important and most difficult topic of this chapter. So इसको मैं इतनी अच्छी तरह पढ़ाऊँगा कि आपको हर चीज़ इसके बारे में समझ आ जाएगी और कोई भी मसला नहीं होगा। देखो, ये जो हाफ लाइफ आयन एक्सचेंज मेथड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस है, इसमें हम डील करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर से जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं, एसिडिक कंडीशन से डील करना होता है रिएक्शन की, एसिडिक कंडीशंस और बेसिक कंडीशंस के साथ डील करना होता है रिएक्शंस, ठीक है ना। सो अमूमन एमसीक्यूज़ में बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, मगर जो आते हैं वो बच्चों को बहुत कंफ्यूज करते हैं। सो अब हम इन मेथड्स को समझते हुए अपनी हाफ लाइफ आयन एक्सचेंज बैलेंस को हम पूरा करेंगे, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे और इसको ख़त्म करेंगे। घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं इसको अच्छी तरह पढ़ाऊँगा और आपको समझाऊँगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो इस रिएक्शन को एक और नाम देते हैं, हाफ लाइफ आयन एक्सचेंज बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन को रिडॉक्स रिएक्शन। सो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे होते हैं उसको पढ़ते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो अब मैं लिखने जा रहा हूँ, मेरे साथ साथ इतना फोकस करके पढ़ना जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर एक भी चीज़ मिस कर दी तो आपका ये क्वेश्चन गया हाथ से। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन वी हैव। द इक्वेशन वी आर गिवन विद I माइनस प्लस ClO3 माइनस क्लोरीन माइनस प्लस आयोडाइड आयन मेटल, नॉन मेटल, हैलोजन। सो यू हैव टू बैलेंस दिस इक्वेशन। क्वेश्चन में आया इन अ रिडॉक्स मैनर या फिर बाय द आयन एक्सचेंज मेथड या फिर हाफ लाइफ रिएक्शन मेथड। सो आप इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस करोगे, तो आपको पूरे स्टेप्स दिखाने होंगे। सो हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अंडर एसिडिक कंडीशंस, सबसे पहले अंडर एसिडिक कंडीशंस बैलेंस करना होता है और देन अंडर बेसिक कंडीशंस। एसिडिक समझ आ गए तो बेसिक भी समझ आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस इक्वेशन विद द अंडर एसिडिक कंडीशंस। सो आई विल गोना राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन, I माइनस प्लस ClO3 माइनस, गौर से सुनो हर बात को, Cl माइनस प्लस I2। अब मुझे इसको हाफ लाइफ रिएक्शन में लेकर बैलेंस करना है। तो सबसे पहले तो मैं अंडर बेस एसिडिक कंडीशन की बात करूं तो मैं I माइनस को I2 बना दूंगा। हाफ लाइफ है ना, तो इस पूरा रिएक्शन को मैं हाफ पार्ट्स में तोड़ दूंगा। इस पूरे रिएक्शन को मैं हाफ पार्ट्स में तोड़ दूंगा। फर्स्ट मैं बात करूंगा आयोडीन वाले पार्ट की एंड देन मैं बात करूंगा सेकंड क्लोरीन वाले पार्ट की और ऑक्सीजन वाले पार्ट की। सबसे पहले मुझे हाफ लाइफ बनानी है आयोडीन की। सो I माइनस रिएक्टेंट से लिया, प्रोडक्ट से मैंने लिया I2। अब ये देखो, यहाँ पर आयोडीन के एटम्स 2 हैं और यहाँ पर 1 है लेफ़्ट साइड पर, तो मैंने यहाँ पर भी 2 लगा दिया, 2 लगा दिया मैंने। सो अब मेरे पास बैलेंस हो गया। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर्स। प्योर फॉर्म में आयोडीन है इस तरफ, I2 इज़ इन द प्योर फॉर्म। सो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर होगी 0, याद है मैंने बताया था। मगर यहाँ पर आयोडीन का आयन है तो ये प्योर फॉर्म में नहीं है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होता है, -2, क्योंकि -1 हमेशा हैलोजन का चार्ज होता है। तो -2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया यहाँ पर। सो अब ये बताओ कि ये तो मेरे पास बैलेंस इक्वेशन हो गई, मगर -2 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 0, जैसे कि ये 0 है और ये -2 है, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स लगाने के लिए एसिडिक कंडीशंस में दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस चाहिए होता है। सो -2 -0 ऑब्वियस है -2। सो मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स लगाने चाहिए मुझे, +2 इलेक्ट्रॉन्स लगाने चाहिए राइट साइड। राइट साइड पर क्यों मुझे लगाने चाहिए, लेफ़्ट साइड पर क्यों नहीं लगा सकता मैं, इसलिए नहीं क्योंकि हाई चार्ज डेंसिटी किसके पास है,
क्या -2 बड़ा नंबर है 0 से? नहीं, 0 बड़ा नंबर है -2 से। तो +2 ही मैंने क्यों लगाया इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि -2 का अगर मैं डिफरेंस निकालूँ, -2 में से मैं 0 को माइनस कर दूँ तो मेरे पास -2 ही बचता है। तो मैंने +2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर लगा दिए राइट साइड पर। राइट साइड पर क्यों? क्योंकि राइट साइड पर 0 चार्ज है एंड 0 इज़ द ग्रेटर। सो 0 ग्रेटर है, सो मैंने ये लिखा कि I2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस। ठीक है, तो ये बात तो हो गई, समझ आ गई। राइट साइड पर इलेक्ट्रॉन्स है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है। ऑक्सीडेशन यानी कि दिस इज़ द एनोड रिएक्शन। ये रिएक्शन एनोड पर हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने इसको कर लिया ठीक। अब मेरे पास अगर मैं दूसरी हाफ लाइफ लूँ क्लोरीन की ClO3- जो मेरे पास बना क्लोरीन के अंदर, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मेरे पास एसिडिक कंडीशंस में 2 रूल्स होते हैं। एसिडिक में आप H+ आयन्स ऐड कर सकते हो और वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हो, ये दोनों चीज़ें ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है मगर यहाँ पर 0 ऑक्सीजन है। तो मैं ऑक्सीजन को लाने के लिए क्या लगा सकता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल या फिर H+। ऑब्वियस है वाटर मॉलिक्यूल, मगर कितने? 3H2O। तो अब देखो 3 ऑक्सीजन मेरे पास राइट साइड पर हो गए या नहीं हो गए? हो गए, मगर 3 × 2 = 6 हाइड्रोजन्स हैं मेरे पास। तो अब मैं हाइड्रोजन्स कहाँ लगाऊंगा? लेफ्ट साइड पर। तो 6 हाइड्रोजन्स प्लस मैंने यहाँ पर लगा दिए लेफ्ट साइड पर। तो अब मेरे पास कुछ बैलेंस हो रहा है। तो अब मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालूंगा। क्लोरीन -1 देखो, बल्कि इसको देख लो पहले, 6 हाइड्रोजन, क्लोरीन -1 यानी कि 6 प्लस -1 और ऑक्सीजन के 3, यानी कि बिल्कुल हम ऐसा कर सकते हैं 6 हाइड्रोजन एटम्स थे और प्लस कर दो उसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज़ द -1। तो 6 में से -1 प्लस कर दो तो क्या बचेगा? 5 + 5। सो +5 मेरे पास यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बची। और क्लोराइड आयन की मेरे पास Cl-1 की क्या होगी? -1। सो +5 में से माइनस कर दो -1 तो क्या बनेगा? 6। तो मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हाई चार्ज डेंसिटी पर। +5 ज़्यादा है या -1 ज़्यादा है? ऑब्वियस +5 ज़्यादा है, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर माइनस मतलब लिख दिया, साइन यहाँ पर लिख दिया। तो अब मेरे पास जाके यहाँ पर कुछ बैलेंस हुआ हुआ जो रिएक्शन है बात कर रहा है। मगर इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर मेरे पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन्स आयोडीन में हैं और 6 इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन में हैं, तो मेरी तो इक्वेशन बैलेंस ही नहीं है। तो मैं आयोडीन के 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करूँगा? 6 कर दूँगा। तो मैं क्या कर दूँगा? पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँगा 3 से। सो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय 3। सो व्हाट आई विल गेट, 6 आयोडाइड आयंस will convert into 3I2 + 6 electrons। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूँ तो क्या होगा? लिख लेते हैं। एज इट इज मैं लिखूँगा 6 को मैं माइनस कर दूँगा इस वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ आयोडीन के, दोनों कट रहे हैं ना। तो अब मैं ये लिख सकता हूँ कि 6H+ प्रोटॉन्स प्लस ClO3 माइनस प्लस 6 आयोडाइड आयन्स ये वाले, और ये बना मेरे पास Cl- + 3H2O वाटर का मॉलिक्यूल और प्लस जो मेरे पास 3I2 थे वो। सो दिस इज़ माय बैलेंस्ड एसिडिक कंडीशन हाफ लाइफ रिएक्शन, ठीक है ना। घबराने की बात नहीं है, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाओ, वीडियो को दोबारा पीछे करो और दोबारा समझो ताकि समझ आ सके। अब मैं आगे बढ़ता हूँ बेसिक कंडीशन में ताकि आपकी और अंडरस्टैंडिंग्स हो सकें। सो अब इस रिएक्शन को पूरे मुझे बैलेंस करना है अंडर बेसिक कंडीशंस। एसिडिक में तो मैंने कर दिया। सो बेसिक कंडीशन के लिए रूल याद रखो, हम सिर्फ हाइड्रोक्साइड यानी कि OH- आयन्स ऐड कर सकते हैं, बस, इसके अलावा कुछ नहीं। तो आओ डील करते हैं इस इक्वेशन को। सपोज़ आई हैव अ 6H+ जो मैंने बनाए ClO3, वही रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ, प्लस 6 आयोडाइड आयन्स क्लोरीन प्लस 3H2O प्लस 3I2, हमारा जो नेट रिएक्शन था एसिडिक कंडीशन। तो यहाँ पर 6H+ हैं तो मैं यहाँ पर ऐड कर दूँगा 6OH- कर दिए। इसी तरह मैं इस वाले में वाटर के साथ ऐड कर दूँगा 6OH-। तो अगर देखा जाए 6H+ और 6OH- मेरे पास क्या बनेंगे?
6 वाटर मॉलिक्यूल 6H2O प्लस ClO3 माइनस प्लस 6 आयोडाइड आयंस, और इट विल गेट्स क्लोरीन माइनस प्लस 3H2O वैसा ही रहा, प्लस 3I2 भी वैसा ही रहा, और प्लस 6OH माइनस भी वैसा ही रहा। ठीक है ना। सो ये तो मेरे पास बात हो गई। सो अब इसका एक और तरीका है मेरे पास इसको बैलेंस करने का, वो ये है कि ये जो 6OH माइनस है इसको मुझे बैलेंस करना है, क्योंकि यहाँ पर देखो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं मगर यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो मेरे पास एक रास्ता बचता है, वो एक रास्ता ये बचता है कि मैं 6H2O में से माइनस कर दूँ 3H2O, और यहाँ पे भी मैं ये कर सकता हूँ कि ये जो मैंने प्लस 6OH लगाया था इसको रिमूव करके मैं लिख सकता हूँ माइनस 3H2O। ठीक है। सो अगर मैं माइनस 3H2O लिख दूँ और जो मेरा प्लस 6OH एज इट इज़ लिखा हुआ था उसको मैं वैसा ही लिख दूँ, तो अब मेरे पास एक बड़ी अच्छी बात बनती है। वो क्या, अब आप देखो, 6 में से 3 माइनस कर दो, 3H2O बचे मेरे पास, प्लस क्लोराइड 3 माइनस प्लस 6 आयोडाइड माइनस, वही बात। क्लोरीन में से माइनस कर दो, प्लस 3I2 वैसे ही लिख दो। अब देखो क्या होगा, अब मेरे पास क्या बचा, वाटर में से वाटर कैंसिल तीनों में से, तो बचा 6OH माइनस बचा मेरे पास। 6OH बचा, काउंट कर लो, 3 2 6 हाइड्रोजन है मेरे पास यहाँ पर, और 3 ऑक्सीजन ये हैं और 3 ऑक्सीजन ये हैं, 6 मेरे पास ऑक्सीजन है। तो इक्वेशन बैलेंस है आपकी। तो दिस इज़ द नेट रिएक्शन ऑफ द हाफ लाइफ बैलेंस रिएक्शन अंडर बेसिक कंडीशन। सो अगर इसको बैलेंस करने का आपको वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो। वाटर की ऑक्सीडेशन स्टेट प्योर फॉर्म में 0, यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 1, और 6 है आयोडीन की -6, क्लोरीन की यहाँ पर -1 है जैसे यहाँ पर थी, और आयोडीन की यहाँ पर वही आपके पास जो है 6 बची। ठीक है ना, और OH की भी आपके पास 6 बची। तो अगर आप इसको प्लस करो, -6 -1, तो बचेगा आपके पास 7, और अगर आप यहाँ से देखो क्योंकि ये 6 है, सॉरी आयोडीन है ना ये, तो इसकी 0 फॉर्म होगी क्योंकि ये प्योर फॉर्म में, तो इसके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट। OH माइनस की होगी 6, तो -6 और क्लोरीन की -1 वी विल गेट 7। तो 7 इस साइड पर, 7 इस साइड पर। दिस इज़ द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑफ द हाफ लाइफ अंडर एसिडिक एंड बेसिक। एक और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ताकि आपको दोबारा समझ आए। कोई मसला नहीं, दोबारा सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो इक्वेशन मैं लिखने जा रहा हूँ, आयरन प्लस मैंगनीज ऑक्साइड -O4 माइनस इंटू मैंगनीज +2 इंटू फेरिक 3+. So you have to balance this equation under acidic condition and then under basic condition. So first we will balance this equation under acidic condition. देखो MCQs में पूछा जा सकता है कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन का ये वाला पार्ट क्या होगा, तो इसलिए मैं ये रिएक्शंस करवा रहा हूँ। फॉर द फर्स्ट एसिडिक के लिए तो मैं सबसे पहले हाफ लाइफ लूँगा आयरन की। Fe मेरे पास कन्वर्ट हुआ Fe3+ में। अगर ये मेरे पास आयरन है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। तो हाईएस्ट चार्ज किसके पास है, इसके पास, तो +3 इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। तो हो गई मेरी इक्वेशन कंप्लीट। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन पर, दैट इज़ द मैंगनीज ऑक्साइड बना मैंगनीज +2। यहाँ पर निकाल लो मैग्नीशियम, मैंगनीज की स्टेट होती है +2, ऑक्सीजन की स्टेट है आपके पास क्या कहते हैं 4, और 2 4 8, बल्कि मैंगनीज की होती है +1 और ऑक्सीजन की होती है O2 का मॉलिक्यूल है मेरे पास, तो 2 × 4 8। सो +1 और -8 मेरे पास बचा +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और मैंगनीज की मेरे पास यहाँ पर बची राइट साइड पर +2। तो हाई चार्ज डेंसिटी किसके पास है, लेफ़्ट साइड पर, और लेफ़्ट साइड पर जब हाई चार्ज डेंसिटी है तो अब मेरे पास एक ऑप्शन बचा। सबसे पहले तो मैं ये देखूँगा कि ऑक्सीजन किसके पास कम है। O4 यहाँ पर है मगर यहाँ पर ऑक्सीजन 0 है, तो सबसे पहले मैं ऐड कर दूंगा एसिडिक कंडीशन में 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स। अब चेक करो, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर राइट साइड पर, 4 ऑक्सीजन लेफ्ट साइड पर, हो गए, बिल्कुल ऐसा ही है। मगर इसी के साथ साथ हाइड्रोजन काउंट कर लो, 2 4 8 हाइड्रोजन राइट पर है मगर लेफ्ट पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो मैंने ऐड कर दिया 8H+।
क्योंकि एसिडिक कंडीशन में दोनों ऐड कर सकता है, हाइड्रोजन भी और वाटर भी, ठीक है। +7 का डिफरेंस लो -+2 के साथ, -+2, क्या डिफरेंस बनना चाहिए? +5। तो मैंने क्या ऐड कर दिया? हाई चार्ज डेंसिटी किसके पास है? +7 के पास, तो मैंने ऐड कर दिया 5 इलेक्ट्रॉन्स राइट लेफ्ट साइड पर। याद आ गया मेथड? ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ, हाफ लाइफ दोनों की, आयरन Fe3+ + 3 इलेक्ट्रॉन्स और 5 इलेक्ट्रॉन्स माइनस +8H+ + MnO4 माइनस Mn+2 + 4H2O। ऐसा ही है मेरे पास, बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। सो 3 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, तो कॉमन कैसे लेंगे? 3 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 3 5 से 15, 5 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, 5 3 से 15। तो अब देखो क्या होता है, 5Fe विल बी कन्वर्ट इनटू 5Fe3+ + 3 5 से 15 इलेक्ट्रॉन्स, सही है। 15 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मैंगनीज प्लस 3 8 से 24 हाइड्रोजन एटम्स प्लस 3 MnO4 और मेरे पास बना 3 Mn+2 और 3 4 से 12H2, सही है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो मेरे पास नेट रिएक्शन क्या होगा? 5Fe + 24H+ + 3 MnO4 माइनस, और ये मेरे पास बनेगा 5Fe3+ + 3 Mn+2 + 12H2O। तो ये मेरे पास नेट रिएक्शन बना अंडर एसिडिक कंडीशन। अब अगर मैं बात करूँ अंडर बेसिक कंडीशन, तो मेरे पास एक ही रास्ता बचा है, बेसिक के नहीं है। सबसे पहले तो मैं इसको इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 5Fe + 24H+ + 3 MnO4 और 5Fe3+ + 3 Mn+2 + 12H2O को अब मुझे बैलेंस करना है अंडर बेसिक कंडीशन। तो बेसिक में सिर्फ मैं एक चीज़ ऐड कर सकता हूँ, हाइड्रोक्साइड आयंस। चलो देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, 24H+ में मैं ऐड कर दूँगा 24OH-, ताकि मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएं। तो मैंने क्या लिखा, 5Fe + 24H2O और + 3 MnO4। तो ये वाली लेफ़्ट साइड तो मेरी हो गई कंप्लीट, ठीक है। अब जब यहाँ पर मैंने 24OH लगाए, तो क्या इस वाले में मैं 12H2O के बाद 24OH नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अब क्या होगा, 5Fe3+ + 3 Mn+2 + 12H2O + 24OH-। अब 24H2O में से अगर मैं माइनस कर दूँ 12H2O, चलो भाई मैंने कर दिया, और इस 12H2O से मैं माइनस कर दूँ 12H2O, तो यहाँ पर ये तो पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 5Fe + 12H2O + 3 MnO4 माइनस 5Fe3+ + 3 Mn+2 + 24OH। 12 ऑक्सीजन यहाँ पर और 3 4 से 12, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर राइट लेफ्ट साइड पर, 24 ऑक्सीजन यहाँ पर, 24 ऑक्सीजन, 2 12 से 24 और 24 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर राइट साइड पर। सो हेयर दिस इज़ माई नेट रिएक्शन एंड दिस इज़ द बैलेंस्ड हाफ लाइफ रिएक्शन। दोबारा लिखता हूँ उसे, 5Fe + 12H2O + 3 MnO4 माइनस 5Fe3+ + 3 Mn+2 + 24OH। दिस इज़ द नेट रिएक्शन ऑफ माई बैलेंस्ड हाफ लाइफ रिएक्शन। तो इस तरीके से हम आयन एक्सचेंज मेथड के ज़रिए हम कर सकते हैं सारी कैलकुलेशंस। सो हेयर वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक ऑफ आयन एक्सचेंज मेथड। अब हम आगे बढ़ेंगे, उस चैप्टर की कुछ एंडिंग चीज़ों को पढ़ेंगे।